अब क्या जो ये जो चुनाव है, आप बार बार ये कह रही हैं कि विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, उम्मीद नहीं। मैं ये मानती हूँ कि उनके अंदर अभी साहस की थोड़ी कमी है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में है और इस कठिन समय में विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है, बिखरा हुआ जो कांग्रेस, जो कमज़ोर हो गई कांग्रेस थी, उसको उसमें जीवन फूंकने की फिर से कोशिश हुई है। और इस चुनाव में जिस तरह से तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सब इकट्ठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ी चुनौती बढ़ी है? ये चुनौती तो बहुत बड़ी है इस बार, सत्ताधारी पार्टी के लिए। और देखिए, चुनौती बड़ी है, दोनों ही पक्षों के लिए बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सत्ताधारी दल भी शायद कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि इतना आसान नहीं रह गया है वॉक ओवर। क्योंकि देखिए, मैं अभी गई हूँ 3 दिन पहले मतदान करने के लिए केंद्र पर। एक मनुष्य क्या, एक प्राणी मात्र भी नहीं था वहाँ पर। मैं अकेली थी जो मतदान करने गई, खाली पड़ा है, खाली स्टाफ बैठा हुआ वहाँ पर। यानी लोगों ने अब मतदान नाम के अपने अधिकार का उपयोग करना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी गड़बड़ियाँ सारी तरफ हैं और इतना ज़ोर ज़ोर से अग्रिम मुनादी की जा रही है, 400 पार इस बार, 400 पार, जिस तरह की मुनादी की जा रही है, तो लोगों को लग रहा है हमारा वोट जो है वो डमी बन के रह जाएगा, हम क्यों जाएं? वो अपने घर से निकल ही नहीं रहे। आपने कॉलोनी के अंदर बना दिया पोलिंग बूथ, फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है। मान लीजिए पूरे देश में अगर 40 या 41% वोट पड़ती है, जब सारा समग्र आकलन आप करेंगे, तो क्या आप लोकतंत्र कहेंगे इसको? नहीं, अब तो चुनाव आयोग ने उस डाटा को संशोधित किया है। आप 41 में से कहेंगे हमारे तो 21% आ गए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है रिजल्ट। अगर पता चला किसी स्कूल का रिजल्ट 33% निकला है तो उस स्कूल की मान्यता खतरे में आ जाती है। ये होता है। नहीं, वो तो है। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार गिरा है। वोटिंग में चुनाव कमीशन अगर सोया हुआ तो उसे जगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये बताना पड़ेगा कि चुनाव में भी एक मिनिमम होता है। उस मिनिमम की लाइन या ग्रेस लाइन को अगर मान लीजिए हम लोग नहीं पालन किया जनता ने, तो फिर तो सोचना पड़ेगा। इतना महंगा चुनाव है, इतनी महंगी वोट पड़ रही है, एक एक वोट जाने कितने हज़ार की पड़ रही है, जितने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाई हुई है, फिर जितने सिक्योरिटी लोग लगे हुए हैं। और ये कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र अगर था तो किसानों की बात आप सुनते, भले ही आप ना करते, आप बात तो सुनते। ये जो हालत है इस देश में इस समय कि उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर किसी के अंदर शिकायत है तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। कैसा लोकतंत्र है? वही याद आता है ना, बार बार उनकी कविता याद आती है रघुवीर साय की, है फटा घुटन्ना पहन रमचन्ना, जनगण मन गाता है, भारत भाग्य विधाता है। तो वही याद आता है। तो अब आपको क्या लगता है 4 जून को क्या होगा? जी नहीं, अब मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस बार मामला इतना सीधा नहीं होगा, और जिसे आप कहते हैं स्वीपिंग मेजॉरिटी, एकदम जैसे तख्ता साफ कर देने वाली मेजॉरिटी, बहुमत, वो किसी को नहीं मिलेगा। मेरा ये अनुमान और ये मेरी अभिलाषा भी है, ये कहूँगी मैं। अगर फिर किसी तरह मान लीजिए मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, भले ही 2-4-10 के मार्जिन से, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर वो आते तीसरी बार सत्ता में तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपने तरीक़ों से, और वो तौर तरीके उनके जो हैं उसी के साथ साथ वो आएंगे। जो उनकी सीमाएं हैं वो उन्हीं की सीमाएं हैं। जाहिर है अब इस उम्र में हम उन्हें स्कूल तो नहीं भेज सकते, है ना। तो जाहिर है, लेकिन अब उनको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि देश का नागरिक काफ़ी जागरूक होता जा रहा है, साक्षरता बढ़ती जा रही है, स्त्रियां सामने आ गई हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये एक किस्म की चाल है कि स्त्रियों को ज़्यादा टिकट नहीं दी जाती चुनाव में। क्यों नहीं दी जाती है? स्त्रियां आज बोलने के लिए सक्षम हैं,
स्त्रियां अपना भला बुरा समझती हैं, तो आप क्यों नहीं देते भाई? जब आधी आबादी है तो आधी आबादी है तो कहते हैं आधी टिकटें क्यों नहीं मिलती उनको? अभी तो 33% आरक्षण ही नहीं मिल रहा है, उसी पर रुके बैठे। और जो स्त्रियां रखी जाती हैं वो शोभाकार पौधे बन जाती है जो। तो जो बोलने वाली हैं औरतें, उनसे तो आप लोग बहुत घबराते हैं, उनको पद्मश्री देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो लंबा इतिहास रहा है, अब ये पिछले 10 सालों में जो एक प्रवृत्ति आई है कि मोदी और शाह के अलावा पार्टी के अंदर भी और संघ के अंदर भी किसी की कोई सुनवाई सुनती नहीं है यहाँ से। तो क्या इसका असर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी वोट के तौर पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही जगह पे नस पे उंगली रखी है। मुझे लगता है कि उनके अपने दल में भी असंतोष है, और उनके अपने दल में भी उन्हें लगता है कि जैसे कि मुखिया को एक गिरोह के अंदर बंद कर दिया गया है, एक चौखटे के अंदर, उससे बाहर के लोगों की वो देख नहीं पाते क्या हो रहा है। और ये तभी होता है जब आप अपनी आत्मश्लाघा में फंसे होते हैं और आप अपनी प्रशंसा सुनने के इतने आदी हो जाते हैं। एक कमलेश्वर की एक बहुत अच्छी कहानी है, उसमें उन्होंने बताया कि वो राजा था और जब तक उसकी जय हो ना कर उसे नींद नहीं आती थी, और जय हो करते थे तभी वो सुबह उठता था, जागता था। तो एक दिन वो जय हो करने वाले नहीं आए सवेरे, और राजा सोता रहा, दोपहर तक सोता रहा। तो किसी ने कहा लेकर आओ, तो भाड़े के कुछ लोग लाए। अगर कोई गुब्बारे वाला मिला तो उसको पकड़ लाए, अगर कोई चाट वाला मिला तो उसे पकड़ लाए, पकौड़े वाला मिला तो उसे पकड़ लाए कि अरे भाई चलो राजा को जय हो करो, तब जाके वो उठेगा। ये ऐसी नींद होती है, सत्ता की नींद जो है ना, बड़ी भयानक नींद होती है, गाढ़ी नींद होती है ये। तो इस नींद से जागना पड़ेगा। अगर यही दल फिर आता है, इसको जागना पड़ेगा, संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज सन 14 वाला ज़माना नहीं है। जब आपने किसी को पन्ना प्रमुख बना दिया तो सर्वशक्तिमान हो गया। आज तो आपके दल के पन्ना प्रमुख मारे फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? राहुल गांधी एक, अरे मैंने तो कल ही पोस्ट लगाई है और मैंने यही कहा है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में उत्तराधिकारी है राजनीति का, तो वो राहुल गांधी है। उसने अपने घर में मासूम उम्र में 2 हत्याएं देखी हैं, राजनीतिक हत्याएं देखी हैं, और वो भी विश्वास में की गई। उसकी दादी उस समय, इंदिरा गांधी, उस समय 2 सिख रेजिमेंट के अंगरक्षकों के साथ वो लॉन में आ रही थी, जिस समय उनको गोली मार दी गई। उन्होंने उन्हें हटाया नहीं। जब किसी ने कहा था कि आईटीबीपी के ये लोग बदल दीजिए आप, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के, तो उन्होंने कहा क्यों बदल दूं मैं, मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड नहीं बदले थे, ये लोकतंत्र था कि उन्होंने नहीं बदले थे, और वो मारी गई। राहुल की क्या उम्र थी उस समय? राहुल के पिता खुली सभा में, आम सभा में, श्री पेरम्बदूर में व्याख्यान दे रहे थे। एक छोटी सी लड़की आती है, दुबली पतली, आके उनके चरणों में झुकती है। वो सोचते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रही है, और वो उनको गोली मार देती है। और वो सुसाइड करो, वो बम, वो उसके अंदर बम बंधे हैं, और वो सुसाइड स्क्वाड थी वो लड़की, और उसने उनको पूरी तरह चिथड़ कर दिया। जैसे हमारे गांधी जी मारे गए, गांधी जी को भी प्रणाम करने के लिए गए थे लोग जब वो मारे गए। तो आप ये देखिए हमारे देश में इतनी हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत सफ़र किया इस चीज़ को। कांग्रेस अभी भी सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को। तो आप ये देखिए राहुल गांधी का तो मुझे इतना खतरा लगता है कि ये सब जानते हुए भी उनकी माँ सोनिया गांधी ने अपना पति खोया, अपनी सास खोई, अपना देश छोड़ा, इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को, राहुल गांधी को, इतने खतरे में डाला हुआ है। राहुल गांधी कहीं जाते, क्या सुरक्षा है उनकी? कोई नहीं। वो जाते खुली जीप में जाते, कोई भी ऊपर से उन्हें मार सकता है। जैसे कैनेडी को मारा गया था, गगनचुंबी इमारत से उन्हें मारा गया था नीचे, कोई भी मार सकता है। मैं तो जब राहुल गांधी को बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये आदमी, भले ही हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो सकता है वो बहुत राजनीतिक भी ना हो सकता है वो बहुत प्रखर भी ना हो, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है, वो एक भला आदमी है, वो देश का भला सोचता है, वो गांवों में जाता है। आज हालत ये हो गई है कि बाकी जो कर्मचारी और कार्यकर्ता हैं वो ऐसी
कमरों में पड़े हुए ऐश करते हैं।